हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बैंडेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में बैंडेज तक पढ़ा था। बैंडेज के प्रकार पढ़ेंगे और बैंडेज कितने प्रकार के किस किस स्थान पे बांधी जाती है और इसके क्या फायदे हैं, कौन सी पट्टी किस ज्यादा उपयोगी होती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो कौन रीडिंग करेगा? कोई रीडिंग करेगा अपने से? मैम जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधा जी, आप रीडिंग मैम करेंगे? पीडीएफ रीडिंग तो करना चाहती हूँ लेकिन मैंने प्रिंट आउट निकाला नहीं। हाँ, तो मैंने स्क्रीन मैंने शेयर किया है आपके पास। स्क्रीन आ गया होगा, स्क्रीन शेयर किया है मैंने। आप पढ़ सकती हैं इसमें से। हाँ आ तो रहा है लेकिन अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई तो कोई बात नहीं, इसलिए। तो हम ही लोग हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। भूल चूक होना कोई गलत बात नहीं है। इस बात से नहीं डरिए बिल्कुल भी। भूल चूक हो गई तो क्या हो गया, उसको ठीक करेंगे। ओके मैम ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। बिल्कुल। बढ़िया। एक मिनट मैम। पट्टियाँ, बैंडेज। पट्टियों का प्रयोग ड्रेसिंग ड्रेसिंग को स्थिर रखने, खपच्ची को स्थिर स्थिर रखने तथा आहत अंग को हिलने डुलने से रोकने, रोकने। रोकने, अंग को सहारा देने, खून रोकने, सूजन कम करने तथा झोली आदि में किया जाता है। पट्टियां को उनके आकार के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक लंबी गोल पट्टी या रोलर बैंडेज, इसका उपयोग अधिकार चिकित्सालयों में किया जाता है। दो, त्रिकोणी पट्टी ट्रायंगुलर बैंडेज, इस पट्टी का प्रयोग अधिकतर प्राथमिक सहायक और स्काउट या गाइड करते हैं। जी, एक सेकंड रुकेंगे। पट्टियों का ओके प्रयोग जो है ड्रेसिंग को स्थिर करने में, जो चोट है उसको स्थिर करने में, हमारी जो चोट है उसके खून को रोकने में, खून का प्रेशर को रोकने में और सूजन को कम करने में, चोट लगे हुए अंग को सहारा देने में, आराम देने के लिए किया जाता है। आहत अंग को सहारा देने, खून को रोकने, सूजन कम करने। और झोली क्या होता है? जब हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ को ऐसे बांध के और एक तिकोनी पट्टी बांध के उसको सहारा दिया जाता है, उसको झोली बोला जाता है। पट्टियों का आकार जो है वो दो भागों में बांटते हैं। गोल पट्टी, जिसे जब आप तक देखते हैं रेगुलर में, जो बैंडेज हमारे घरों में भी होती है फर्स्ट एड बॉक्स में, जो साधारणतः इस्तेमाल किया जाता है। और एक तिकोनी पट्टी ट्रायंगुलर बैंडेज, जिसका प्रयोग प्राथमिक सहायक या स्काउट या गाइड करते हैं, जो बड़ी चोटों में, या जैसे मैंने भी आपको बताया हमारे जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें तिकोनी पट्टी बांध दी जाएगी, जो हमारे हाथ की शेप को या किसी विशेष अंग की शेप को कवर करने के लिए बांधी जाती है। राइट। आगे है रोलर बैंडेज। ये आम रोलर बैंडेज है जो हम सबने देखी हुई है और हमारे आमतौर पे हम सबके पास हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। हाँ जी। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैम। इस विधि का प्रयोग अधिकतर चिकित्सालयों में होता है क्योंकि यह विधि अधिक लाभकारी है। इसके प्रयोग से ड्रेसिंग अपनी जगह अटल रहती है तथा
इसके दबाव से रक्त का बहना रुक जाता है और मोच व खिंचाव को सहारा मिलता है। इसमें क्या होता है, ये पट्टी हमारे अटल मतलब ये बंधी रहती है अपनी जगह से, बहुत कम खिसकती है और इससे खून का बहना रुक जाता है और मोच व खिंचाव को, जो हमें दर्द हो रहा होता है, मोच लगी होती है, उसमें सहारा मिल जाता है पेशेंट को, उसके दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है पट्टी बांधने से। हाँ जी, कंटिन्यू। लंबी पट्टी सूती कपड़े, गॉज या लिनन से बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर रहती है। भिन्न 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 अंगों भिन्न भिन्न अंगों पर प्रयोग के अनुसार चौड़ाई भिन्न भिन्न नाप की रहती है। जैसे अंगुलियों के लिए 2.5 सेंटीमीटर, हाथ के लिए 5 सेंटीमीटर, भुजा के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर, पैर के लिए 7.5 से 9 सेंटीमीटर तथा कमर के लिए 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर इत्यादि। हाँ, ये हमें पट्टियों की लंबाई चौड़ाई बताई गई है कि छोटे अंग के लिए छोटी चौड़ाई की पट्टियां और बड़े अंगों के लिए, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया है और अपनी कमर हो गई है, इनके लिए उसी हिसाब से पट्टियों की लंबाई बताई गई है। इस तरह की पट्टियां होती हैं। अब इसकी है प्रयोग विधि, ये कैसे बांधी जाती है, कैसे प्रयोग में लाई जाती है। जी, प्रयोग विधि। समान मोटाई के अंग पर प्रयोग करने के लिए रोल को थोड़ा सा खोल दे। खुले सिरे को धाप से कुछ नीचे रखकर एक लपेटा लगा दे तथा रोल को दूसरे हाथ से पकड़े रहे। अब पहली लपेट के 2/3 का भाग पर आवश्यकतानुसार लपेटे लगाते चले। ये पट्टियां बांधने का तरीका बताया गया। रोल को हम कैसे बांधेंगे, घाव से पहले थोड़ी सी पट्टी को थोड़ा नीचे छोड़ देंगे, उसके बाद उसको रोल लगा देंगे, पट्टी आसपास लपेट देंगे। वो थोड़ा सा भाग इसलिए छोड़ते हैं ताकि जब हम पट्टी को पूरा कर लेते तो उसको वहां से बांधा जा सके। पट्टी बांधने की विधि। हाँ जी, कंटिन्यू। गोल पट्टी के बांधने की 4 बड़ी विधियां हैं। एक, साधारण पेचदार। ये तभी बांधी जाती है जब वो भाग जिस पर इसे बांधना हो एक सी मोटाई का हो, जैसे कि अंगुली या कलाई तथा अग्रभाग या कुछ भाग कलाई से थोड़ा ऊपर तक। पट्टी इन भागों के आसपास पेच देकर बांधी जाती है। 2, ये पेच देने से आप क्या समझे हैं? आप लोग भी बैंडेज कभी न कभी बांधी होगी, तो उसमें पेच देना से हम क्या समझते हैं? पेच देना मतलब टाइट? नहीं, पेच देना मतलब जैसे हमने बैंडेज को बांधा है, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर उसको आगे से बांधेंगे। इससे क्या होगा, जो हिस्सा उसका जो रह गया वो भी कवर होगा, उसके बाद दोबारा से पट्टी को उस हिस्से को फिर से कवर करेंगे। थोड़ी जगह छोड़ के उसके आसपास के एरिया को भी कवर करेंगे। जैसे हमने एक यहाँ पे इतनी चौड़ी पट्टी बांध ली है हाथ के इधर, उसके बाद थोड़ा सा इसको इतना छोड़ के फिर से हम इसको बांधेंगे और वापस से फिर इसको ऐसे करके लेके आएंगे। पेच देना होता है थोड़े से उसके जगह को कवर करना और उसके आसपास अच्छे से उसको रैप करना, जिससे कि जो पट्टी के जो रेशे हैं वो जल्दी से नहीं निकले, पट्टी मजबूती से अपनी जगह पर बंधी रहे। और ये पट्टी एक जैसी मोटाई पर, जैसे उंगलियां हो गई, कलाई हो गई, कलाई से थोड़ा ऊपर तक का हिस्सा हो गया, वहां पर बांधी जाती है। हाँ जी, उल्टे पेच हाँ, की पट्टी। हाँ मैम, हॉस्पिटल में मैंने देखा है मैम, पट्टी जब बांधते हैं। अच्छा जी, ओके मैम। उल्टे उल्टे पेच की पट्टी। इस पट्टी में कई पेच दिए जाते हैं तथा प्रत्येक चक्कर में पट्टी अपने ही ऊपर नीचे की ओर उल्टा देते हैं। यह पट्टी उन अंगों पर की जाती है जिन पर उनकी मोटाई बदलती जाती है तथा साधारण पेचदार पट्टी करना असंभव होता है। जैसे पैर की पिंडलियां हो गई हैं,
वहां पे पट्टी करनी है, या हाथ का कोई पैर से थोड़ा घुटनों से ऊपर की पट्टी करनी है, तो वहां पर हमें उल्टे पेच की पट्टी बांधी, पट्टी को बांधेंगे, उसके बाद घुमा के पट्टी को दोबारा से थोड़ा सा एक ट्विस्ट करके उस पट्टी को वापस रोल करेंगे। उससे क्या होगा, पट्टी जो है अपनी जगह पे स्थिर रहती है, चलने डुलने से कम हिलती है और कुछ समय तक अपने स्थान पर बनी रहती है। हाँ जी। नंबर 3। मैम उल्टी अंग्रेजी पट्टी के हाँ 8 जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप प्रदीप जी? मैम जो उल्टी पट्टी है उल्टी उसको पेज बांधने की, से उल्टे पेज पेज की की पट्टी पट्टी। कैसे मैंने बांधा जाता है वो थोड़ा समझना है। उल्टा पेज की पट्टी क्या है, जैसे मान लो पैर की पिंडली है, पैर की पिंडली यहाँ पे हमें पट्टी बांधनी है, तो जब हम इस पट्टी को बांधेंगे तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे, पट्टी को घुमाकर फिर वापस ऐसे करेंगे, क्योंकि वो मोटाई बदल रही है अपनी। सीधी अगर हाथ हमारा बिल्कुल, पैर हमारा बिल्कुल सीधा, लेकिन उसकी मोटाई अलग अलग जगह से होती है, पैर की पिंडलियां अलग अलग जगह से मोटी होती हैं, कहीं से मोटा कहीं से पैर पतला होता है, तो उसको करने के लिए पट्टी को रोल किया, उसके बाद पट्टी को हल्का सा ट्विस्ट करके दोबारा से पट्टी को ऐसे करा, ये क्या होता है, उल्टे पेज की पट्टी हो जाती है, जो अपनी जगह पर कई जगह अपनी जगह पर कई देर तक टिकी रहती है और चलने फिरने से बहुत कम हिलती है। आप समझ मैम रहे हैं? क्लियर यस हुआ मैम है आपको? ओके। यस अंग्रेजी के 8 अंक के आकार की पट्टी। इस विधि में पट्टी अंग्रेजी के 8 के आकार में ले जाया जाता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे के ओर फंदे 8 के आकार के बन जाते हैं। ये पट्टी जोड़ पर या जोड़ के निकट भाग पर ही की जाती है, जैसे कि घुटने अथवा कहुनी पर। किसी अंग के लिए इस पट्टी की उल्टी पेंचदार पट्टी के स्थान पर बांधा जा सकता है। हाँ, ये 8 के आकार को बनाना शायद मेरे नाम से क्लियर होगा, कि पट्टी को एक बार ऐसे लेके जाना और फिर वापस इस तरफ से घुमा के इधर से ऐसे लेके जाना, ये 8 के आकार का बनाना। जैसे ज्वाइंट होते हैं वहां पर दर्द होता है, या ज्वाइंट के आसपास की जगह होती है, तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो ये 8 के आकार की बनाकर उस पट्टी को बांधते हैं, जो अपने स्थान पर कई देर तक टिकी रहती है और चोट वाली जगह को आराम देती है और स्वेलिंग को कम करने में मदद करती है। ये उल्टे पेट पेंच की पट्टी जैसा है ही भी, इसको वहां पर भी रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसी जगह पे जो स्थान एक जैसा नहीं है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, वहां पर भी 8 के आकार की पट्टी बांधी जाती है। ये समझ में आ रहा है आपको? लैंग्वेज ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है आपको ये पट्टियां किस तरह, जो इसके ये है बताए गए तरीके? ये मैम ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, जो 8 वाला आपने बताया अभी। जैसे ये इंग्लिश का 8 बनता है, ऐसे ऐसे करके 8 बनाते हैं हम, है ना? हाँ। समझ में आ रहा है ना? 8 ऐसे करके बनाते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा जॉइंट है, ये जॉइंट कलाई है, यहाँ पर मुझे पट्टी बांधनी है, तो पट्टी को ले जाके एक बार हम इधर से लाके यहाँ से लेके वापस यहाँ ले जाएंगे पीछे की तरफ, यहाँ से लाके फिर दोबारा इस तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ से लाके फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जैसे इंग्लिश का 8 बनता है उस तरह की पट्टी बन जाएगी, क्रॉस क्रॉस, ऊपर से एक तरफ से क्रॉस, इसके ऊपर और नीचे की तरफ क्रॉस करके बनता चला जाएगा। ओके मैम। मेरे पास बैंडेज कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके बताती। आप मैम एक बार अगले क्लास में थोड़ा प्रैक्टिकल बैंडेज दिखाए कैसे कैसे अच्छा, बैंडेज है। कैसी कैसी बैंडेज है प्रैक्टिकल करके दिखाएं? हाँ, ये थोड़ा तो रोलर, दिखाए। ये तो रोलर का ही बैंडेज है, मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर दूंगी बैंडेज की, आप देख सकते हैं। यस मैम हाँ, ये 8 के स्पाइस। आकार, ये जो 8 का आकार बनता है, ये ऊपर से क्रॉस और नीचे से क्रॉस, ये ऊपर से क्रॉस लग के जाएगा और यहाँ से भी क्रॉस लग के जाएगा, तो वो देखने में 8 जैसा लगेगा। करके देखिएगा एक बार, आप कुछ धागा या कुछ ऐसा कुछ लेके अब क्रॉस करके या 8 जैसा करके देखिएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी करके। ओके मैम। स्पाइस ये भी एक प्रकार की 8 के अंक के आकार की पट्टी है, जिसमें कंधे, जांघ या अंगूठे पर बांधी जाती है।
अब कंधे पे पट्टी बांधेंगे तो कैसे बांधेंगे? उसको सीधा सीधा करके बांधेंगे तो वो क्या होगा, हमारी पट्टी निकल जाएगी। उतर जाएगी, निकल जाए। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से ले जाके गर्दन की तरफ से लाएंगे, ठीक है, फिर इसको यहाँ से बांधेंगे और फिर नीचे से ले जाके फिर पीछे से लाके फिर दोबारा से ऐसे करेंगे, ट्विस्ट करके फिर आगे से ले जाके पीछे से लाके इसको ऐसे करके रखेंगे। ये 8 जैसा हो जाएगा, बन गया यहाँ पे क्रॉस। अच्छा, तो वो हमारा 8 जैसा बन जाता है, उसको 8 के आकार की पट्टी कहते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ठीक आ रहा है समझ में? हाँ मैम। यस मैम। ओके। बैंडेज कैसे लगाएं? हाउ डू आई अप्लाई ए बैंडेज? बैंडेज करते समय याद रखने वाले मुख्य बिंदु निम्न है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि व्यक्ति को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, हो रही है, और उन्हें जिस और चोट है और उन्हें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। हैं। कोई हाँ, भी पेशेंट है वो जिस पहले डरा हुआ होता है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, है ना? मरीज जिसको चोट लगी है वो ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में होता है और उसके होता है कि डॉक्टर पता नहीं क्या करेंगे। तो उसको अगर हम बताएंगे कि हम ये ऐसा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और वो इसके लिए अपने मन से तैयार होगा कि हाँ मेरी बैंडेज होगी और मुझे इस तरह करके ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसके साथ और एक मरीज के साथ कम्युनिकेशन बनता है जो धीरे धीरे उसको रिलीफ भी देता है, मेंटली प्रिपेयर भी करता है कि वो सब स्थिति को समझने के लिए तैयार हो जाता है और वो कोऑपरेट करता है। हाँ जी। जिस ओर चोट है उस ओर से काम करें ताकि आपको उनके शरीर पर झुकना ना पड़े। शरीर के घायल हिस्से को उस स्थिति में रखें जिसमें वो बैंडेज के बाद होगा। हाँ, ऐसा क्यों कहा गया कि शरीर के घायल हिस्से को उस स्थिति में रखिए जिसमें वो बैंडेज के बाद होगा? बैंडेज बांधने के बाद जो पोजीशन होगी उस शरीर के घायल हिस्से की, तो उसको वैसे ही रखना है हमें। ऐसा क्यों रखना है हमें? ऐसा क्यों कहा गया इन्होंने? मैम थोड़ा इजी होता है, सहज लगता है, आराम लगता है उसका, वही नहीं, पोजीशन। जो है कि बैंडेज के बाद जैसे सिचुएशन होगी आराम लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों? इससे क्या होगा कि उसका एक तो ठीक। रक्त संचार पे प्रभाव पड़ेगा। अगर हम उसको ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे उसकी ब्लीडिंग होगी और उसको पेन भी ज्यादा होगा। और बैंडेज बंधने के बाद उस शरीर के अंग की स्थिति जैसी होगी मैं वैसा उस स्थिति में रख कर बैंडेज को बांधना है। उससे क्या होगा, उसका स्वेलिंग कम होगी और उस पे बैंडेज को कसकर बांधने का प्रेशर भी कम होगा, जिससे कि बाद में वो अपने हाथ को हिलाएगा या अपने उस अंग को हिलाएगा, मूवमेंट करेगा, तो हमारी पट्टी ढीली भी नहीं होगी और उसको इजी रहेगा, एकदम से अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा, खिंचाव ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए शरीर के घायल हिस्से को उस स्थिति में पहले रखना चाहिए जिसमें वो बैंडेज बंधने के बाद होगा। तो हम उस पे बांधेंगे तो वो रिलैक्स होगा और उस स्थिति में वो बैंडेज हमारी सही से बंध जाएगी, ज्यादा खिंचेगी भी नहीं, ज्यादा कसके भी नहीं होगी और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ये? यस मैम, ठीक है। ओके। हाँ जी, सही आगे बढ़िए। साइज हाँ जी। सही साइज के बैंडेज हाँ जी। हाँ जी। सही साइज के बैंडेज का उपयोग करें। शरीर के विभिन्न हिस्सों को पट्टी की अलग अलग चौड़ाई की आवश्यकता होती है। मैम पूरा पढ़ूं? हाँ हाँ, पूरा बिल्कुल पॉइंट पढ़ दूं? पढ़िए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, पूरा किसी पढ़िए। किसी अंग को पट्टी करते समय उंगलियों या पैर की उंगलियों को ढकने से बचें ताकि आप आसानी से खून के बहाव की जांच कर सकें। बैंडेज को मजबूती से बांधें लेकिन कसकर नहीं,
और फिर किनारों को मोड़कर और उनमें गांठ बांधकर सुरक्षित करें। आप सेफ्टी पिन, टेप या बैंडेज क्लिप या भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ही बैंडेज हो जाए, तुरंत ही पूछे कि कहीं ये अधिक टाइट तो नहीं है, और फिर उंगली के नाखून या त्वचा के एक हिस्से पर दबाव बनाकर सर्कुलेशन चेक करें जब तक स्किन पेल न हो जाए। अगर रंग तुरंत पहले जैसा नहीं होता है तो बैंडेज ज्यादा टाइट हो सकती है। आपको इसे ढीला करना चाहिए। इंजरी के बाद अंग सूज सकते हैं, इसलिए बैंडेज के बाद हर 10 मिनट में सर्कुलेशन चेक करें। बैंडेज सही साइज की होनी चाहिए और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग चौड़ाई की आवश्यकता होती है। इस तरह बैंडेज के अलग अलग साइज होते हैं। बैंडेज को पट्टी करते समय पैर की उंगलियों या हाथों की उंगलियों को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सके तो उनको खुला छोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या है, ब्लड सर्कुलेशन उनका ठीक से हो सके। और हमें उसकी जांच करनी, कैसे, उसको दबा के देखें कि कहीं बैंडेज कस के बंदी होगी तो क्या होगा, अगर बहुत उसको दबाने के बाद जो शरीर में जो उस हिस्से में पीलापन आ जाता है ना, वो फिर से वापस अपना रंग, खून का दौरा फिर से वहां पर होके वो फिर से नॉर्मल स्किन कलर का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका मतलब बैंडेज हमारी कस के बंदी है, उसे हम ढीला छोड़, उसको हल्का सा फिर थोड़ा सा ढीला करेंगे। इससे क्या होता है, बैंडेज को, जब बैंडेज बन जाती है तो हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि बैंडेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंजरी के बाद जो होता है वो स्वेलिंग आ जाती है और उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। कसा हुआ सा नहीं होना चाहिए, ज्यादा कस के नहीं बांधना चाहिए कि उसकी स्वेलिंग बढ़ ना जाए। ज्यादा कस के बांधेंगे तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। इसलिए उसको मजबूती से तो बंधे, लेकिन वो इतनी कस के ना हो कि इसमें स्वेलिंग और बढ़ जाए। इसलिए पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपकी बैंडेज ठीक है या नहीं। ठीक है। रोलर बैंडेज नेक्स्ट। रोलर बैंडेज। 3 तरह की रोलर बैंडेज होती है। ऐसी बैंडेज जो जालीदार बनाई है, साथ बनी होती है और हवा को आर पार आने देती है, लेकिन घावों पर दबाव नहीं डालती और जोड़ों को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। इलास्टिक पट्टियां जो व्यक्ति के शरीर के आकार के हिसाब से ढल जाती है और ड्रेसिंग को सुरक्षित करने और नरम ऊतकों की चोटों से मोच में सपोर्ट करने के लिए काम आती है। क्रेप बैंडेज का उपयोग क्षतिग्रस्त जोड़ों को मजबूत सहारा देने के लिए किया जाता है। बैंडेज होती है जालीदार बुनाई की, जिसमें जो आम बैंडेज होती है वो क्या होती है, हवा को आर पार आने देने देती है, लेकिन क्या है, घावों पर दबाव नहीं डालती। और वैसे बैंडेज जोड़ों के सपोर्ट के लिए नहीं होती, वो जोड़ों को सपोर्ट नहीं दे पाती। इसके लिए इलास्टिक वाली बैंडेज होती है, जो अपनी गर्म पट्टियां हम आमतौर पे अपने घरों में देखते हैं, वो हमारे शरीर के हिसाब से ढल जाती है और ड्रेसिंग को सुरक्षित रखती है और जोड़ों को सपोर्ट देती है। जो ज्वाइंट्स में जैसे मोच आ गई है, फ्रैक्चर हो गया है, इस तरह के चोटों को सपोर्ट देती है। क्रेप बैंडेज का उपयोग क्षतिग्रस्त जोड़ों को मजबूत सहारा देने के लिए किया जाता है। जहां पे ज्वाइंट्स पेन हो जाते हैं, ज्वाइंट्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनको मजबूती के, या टेंडेंस जिनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनको मजबूती से सहारा देने के लिए क्रैप बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। रोलर बैंडेज लगाने के लिए बैंडेज के रोल्ड पार्ट को चोट से ऊपर और बिना रोल्ड हिस्से को चोट से नीचे रखें। इंजरी के चारों ओर 2 बार लपेटने से शुरुआत करें ताकि आखिर का सिरा जगह पर रहे। अंग के ऊपर सिरों को चढ़ाते हुए पट्टी बांधें और इस बात का ध्यान रखें कि हर नई परत
पिछली परत के 1/3 से लेकर 2/3 हिस्से को ढके। पट्टी को एक बार फिर से लपेटकर और किनारे के सुरक्षित करके खत्म करें। जब हम बैंडेज लगाएंगे तो क्या इसमें पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि रोलर जो हमने रोल करना है बैंडेज को वो हमारा ऊपर की तरफ हो, नीचे से शुरू नहीं करें, ऊपर से करेंगे तो वो इजीली बैंडेज कवर होती चली जाएगी। और जिस अंग के ऊपरी हिस्से सिरे को चढ़ाते पट्टी बांधेंगे तो उस पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहली परत चढ़ाई है, पहली परत जो पट्टी की है उसके साथ थोड़ी सी जगह छोड़ के 1/3 हिस्सा छोड़ के दूसरी परत चढ़ाएं, जिससे कि क्या होगा, चोट का हिस्सा और उसके थोड़ा सा उसके आसपास का हिस्सा अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। कोहनी और घुटने पर पट्टियां लगाते वक्त पट्टी को जगह पर रखने या मोच और खींचाव को सहारा देने के लिए जोड़ को थोड़ा सा मोड़ें। पट्टी को 8 की फिगर में लगाएं और जोड़ के प्रत्येक तरफ पट्टी को काफी दूर तक फैलाएं। हाथ पर ड्रेसिंग लगाते वक्त पट्टी को जगह पर रखने के लिए या मोच और खींचाव को सहारा देने के लिए आड़े घुमावों का उपयोग करते हुए कलाई के अंदर से हाथ के पीछे की ओर छोटी उंगली के अंत तक अंगूठे को मुक्त रखते हुए काम करें। हाथ पे अगर पट्टी बांधनी है, ये पहले तो ये है कोहनी और घुटनों पे, इस तरह के जोड़ों पे जहाँ पे ज्वाइंट्स है कोहनी और घुटनों पे, वहां पे पट्टी कैसे बांधेंगे, 8 की फिगर में। हमने पट्टी को यहाँ से शुरू करा, इस तरफ लेके आए, फिर यहाँ से शुरू करके पीछे की लेके आए, फिर यहाँ से शुरू करके फिर आगे की तरफ लेके आएंगे। ये क्या होगा, 8 का आकार बन जाएगा। अब हमें क्या करें, अगर हाथ पे पट्टी बांधनी है तो हाथ पे इस ड्रेसिंग करके हुए छोटी उंगली से तक इस तरह करके बांधेंगे। छोटी उंगली या उंगली अगर हमारे पूरे हाथ में, अगर हाथ हमारा इंजर्ड है तो हम उंगलियों के इतने हिस्सों को छोड़ के पूरे हाथ को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा अंगूठे को सहारा देते हुए पूरी बैंडेज को टिकाएंगे, और जिससे कि पट्टी जो है मजबूती से बंधेगी और काफी देर तक टिकी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ इस तरह? यस मैम। पट्टियां अगर पट्टी होगी कभी घर में, नहीं तो कुछ कपड़े की कतरन को लंबा साफ सुथरा देख के आप कोशिश करना कि वो 8 का आकार कैसे बनता है। अगर इस तरह का अगर हम ज्वाइंट पर बांधेंगे तो 8 का आकार कैसे बनता है, और हाथ पे बांधेंगे तो अंगूठे को, अब कभी चोट लगी हो घर में किसी को या खुद को भी, तुम देखते हैं कि अगर हाथ पे चोट लगे थे तो अंगूठे को छोड़ के बांधते, जिससे कि हमारी मूवमेंट हाथ की बनी रहे, बाकी हिस्सा कवर हो जाए। अगर अंगूठे पे ही चोट लगे तो वो तो अलग बात है, फिर तो उसको भी कवर करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी उंगलियां पूरी तरह कवर ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और हमें नजर आता रहे, हम उसकी जांच करते रहें। हाँ जी। ट्यूबुलर बैंडेज का प्रयोग हाथ या पैर की उंगलियों की पट्टी करने में या क्षतिग्रस्त जोड़ों प्रदीप जी म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, करने में या क्षतिग्रस्त जोड़ों को सहारा देने में किया जा सकता है। ये फैब्रिक ट्यूब की बनी होती है। आप टखने जैसे मुड़ने वाले जोड़ों पर लचीली पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ट्यूबुलर गॉज से बनी होती है और जिन्हें उंगलियों या पैर की उंगलियों पर रखा जा सकता है, लेकिन ये रक्तस्राव को रोकने के लिए कोई दबाव नहीं देती है। किसी चोट पर ट्यूबुलर पट्टी रखने से पहले आपको इसे छोटे आकार में काटने की आवश्यकता हो सकती है। ट्यूबुलर पट्टियां होती हैं जो हाथ पैरों की उंगलियों या जोड़ों को सहारा देने के लिए बांधा जाता है। ये फैब्रिक ट्यूब से, ये ट्यूब से बनी होती हैं। फैब्रिक ट्यूब मतलब कपड़े जो होता है उसके ट्यूब के आकार की इस तरह की बनी होती है, और ये ज्वाइंट्स पेन के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और किसी चोट पर ट्यूबुलर पट्टी रखने से पहले इसको हमें चोट पे करने के लिए
ये अगर हमारे पास कोई और पट्टी नहीं है, ट्यूबलर पट्टी है और इसे हमें चोट पे बांधना है, तो पहले हमें इसको उतना काटना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्यूब की तरह बनी होती है लंबाई में और चौड़ाई ज्यादा होती है इनकी, क्योंकि जॉइंट्स के लिए होती है ना, इसलिए इनकी चौड़ाई भी ज्यादा होती है। हाँ जी। त्रिकोणीय बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज। त्रिकोणीय बैंडेज लंबी ड्रेसिंग में एक अंग को सहारा देने में, गलपट्टी के रूप में या किसी ड्रेसिंग को जगह पर सुरक्षित रखने में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप त्रिकोणीय पट्टी को वहां पर गलपट्टी के रूप के उपयोग कर रहे हैं तो इसे खुला इस्तेमाल करें। आपको चाहिए जब आप काम कर रहे हो तो व्यक्ति को अपनी बाह को सीने के आगे की ओर पकड़ने और बाह को सहारा देने को कहें। बाह के नीचे और गर्दन की पीछे के चारों ओर पट्टी को रखें। बैंडेज के दूसरे हिस्से को बाह के ऊपर रखें ताकि ये कंधे पर मिलकर गांठ बंधी जा सके। कोहने पर पट्टी को ढीले छोरे की दबाएं या पिन का उपयोग करें। हाँ जी, क्या है, त्रिकोणीय पट्टी होती है, ट्रायंगुलर के आकार की होती है। उसको क्या करते हैं, हाथ पे चोट लग गई है तो उसको हाथ पे बांध के गले में बांध कर और हाथ को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आपने देखा होगा ऐसी पट्टी को कई लोगों को जिनमें हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ में कोई दर्द हो जाता है, मसल्स पेन होते हैं, तो इस तरह की पट्टियां बांधी जाती हैं और उसको गर्दन पे नॉट लगाई जाती है जिससे कि उसका हाथ का सहारा हमें मिलता रहे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। अगर आप निचले अंगों को सहारा देने के लिए या बड़े ड्रेसिंग के लिए एक त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो इसे आधा क्षैतिज लंबाई रूप में से मोड़े, क्षैतिज रूप से मतलब लंबाई में मोड़े ताकि हाँ क्षैतिज रूप से मोड़े ताकि त्रिकोण का बिंदु लंबे किनारे के मध्य को छू ले। फिर एक चौड़े पट्टी बनाने के लिए इसे उसी दिशा में आधा फिर से फिर मोड़े। मोड़े। फ्रैक्चर, हाँ जी, फ्रैक्चर हड्डी टूटना और इसकी फ्लेक्चर सामान्य अवस्था। हाँ जी, हाँ जी, आमतौर पर अस्थिभंग टूटी हड्डी व उसके आसपास के क्षेत्र का 2 से 8 सप्ताह तक स्थिरीकरण कर दिया जाता है। स्थिरीकरण की अवधि इस पर निर्भर करती है कि कौन सी हड्डी में प्रभावित है या फिर कुछ जटिलताएं जैसे कि रक्त को आपूर्ति में समस्या का संक्रमण है। अस्थिभंग मतलब हड्डियों का टूटना। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कहते हैं स्थिरीकरण। स्थिरीकरण से मतलब उस स्थिति को स्थिर कर दिया जाता है 2 से 2 सप्ताह के लिए या फिर थोड़ा सा और 8 सप्ताह तक, यानी कि 15 दिन से लेके 1-1.5 महीने तक उसको स्थिर कर जाते हैं। यानी प्लास्टर जब लगाते हैं तो उसको स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ पे स्थिरीकरण से मतलब प्लास्टर से है। जब फ्रैक्चर होता है तो हम प्लास्टर ज्यादा प्रयोग करते हैं जिससे कि हड्डियां जो अपने स्थान पर बनी रहे और उसको जुड़ने में आसानी हो, हड्डियां अपने स्थान से ना हिले जिससे कि बोन सही से जुड़ जाए। हाँ जी, अस्थिभंग परिचय। अस्थिभंग एक चिकित्सित स्थिति है जिसमें हड्डी की निरंतरता में चोट और रोगजनक पैथोजेनिक फ्रैक्चर, हड्डी टूटने की कुछ चिकित्सित परिस्थिति जैसे कि अस्थि सुस्थिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी, हाँ, अस्थि कैंसर या अस्थि जनन अपूर्णता, ऑस्टियोजेनेसिस, हाँ जी, इनपरफेक्ट के कारण
हड्डियां कमजोर हो जाती है तथा मामूली आघात या थोड़ी सी चोट लगने से टूट जाती है। वर्गीकरण। ये हमने समझा हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कोई चोट लगने से, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस ज्वाइंट्स होने पे, या कैल्शियम विटामिन की और विटामिन डी की कमी होने से, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने से, या फिर बोन का कैंसर होने से, या फिर जब कहते हैं ना हड्डियां बढ़ रही हैं अपने आप, कैल्शियम जब जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, तो वो बोन अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और ये हड्डियां क्या होती है, कमजोर होती हैं, थोड़ी सी चोट या थोड़ा सा भी आघात लगने पर टूट जाती हैं। इन्हें अस्थि भंग यानी बोन फ्रैक्चर कहा जाता है। हाँ जी। वर्गीकरण। वर्गीकरण। कारण। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, आघात, अस्थिभंग। ये आघात के कारण होने वाला अस्थिभंग है। ये गिरना, सड़क यातायात दुर्घटना, लड़ाई और कई अन्य के कारण होता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रोगजनक अस्थिभंग, कुछ रोगों के कारण होने वाला अस्थिभंग है जो कि हड्डी को कमजोर बनाता है, जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मेटास्टेसिस द्वारा कमजोर हड्डी के माध्यम से अस्थिभंग। ऑस्टियोपोरोसिस पैथोलॉजिकल अस्थिभंग का सबसे सामान्य कारण है। सभी अस्थिभंग को व्यापक स्तर पर इस प्रकार बताया जा सकता है। अब इन्होंने बोन फ्रैक्चर के बताया, एक तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होता है, जैसे चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, और एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है जो किसी गंभीर रोग के कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। तो इसके क्या है, इसके व्यापक स्तर से बताया गया कि किस किस प्रकार से हमारी चोटें लगती हैं, हमारी फ्रैक्चर्स होते हैं, इनके कारण बताए गए हैं। हाँ जी। क्लोज फ्रैक्चर, बंद साधारण अस्थिभंग। जब हड्डी टूट जाए लेकिन ऊपर की त्वचा ज्यों की त्यों रहे, तब उसे क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। हड्डी टूट गई ओपन। लेकिन हमारे ऊपर स्किन पे कुछ असर नहीं हुआ, ऊपर की स्किन से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी हड्डी टूट गई है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको क्लोज फ्रैक्चर बोला क्लोज जाता है। फ्रैक्चर। हाँ जी। ओपन फ्रैक्चर, इसमें घाव शामिल है जो कि अस्थिभंग के साथ जुड़ा है तथा इस प्रकार बाहर निकली हड्डी संदूषण कर सकती है। खुली चोट से संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। इसको ओपन फ्रैक्चर। हाँ, ओपन फ्रैक्चर है ये जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना, कभी सड़क पे हमें कोई गाड़ी से टक्कर या किसी भी तरह से इतनी गंभीर चोट लगी है, घर में हम कहीं से ऐसे गिर गए हैं जहाँ पे इतनी गंभीर चोट लगी है कि हमारा स्किन कट गई है और हड्डी हमारी बाहर को निकल आई है, उससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक तो हड्डी टूट गई, ऊपर से स्किन से पता नहीं चल रहा है, उसको क्लोज फ्रैक्चर, और ये ओपन फ्रैक्चर होता है, स्किन भी कट गई है, स्किन कट पट गई है और वो हमारी हड्डी भी बाहर से टूट गई है, तो उसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थिभंग इस प्रकार के हैं। कंप्लीट फ्रैक्चर, अस्थिभंग जिसमें हड्डी के टुकड़े पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, अस्थिभंग जिसमें हड्डी के टुकड़े आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। कुछ मामलों में हड्डी वाले ऊतकों में दरार आ जाती है या टूट जाते हैं, जिसमें अस्थिभंग रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं करती है। इसे अपूर्ण अस्थिभंग कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई कुछ ऐसे होते हैं कि टूट तो गए हैं लेकिन वो कहीं कहीं से टूटे हैं और पर जुड़े भी हुए हैं, कहीं कहीं से उसमें दरारें आ गई हैं, वो पर जुड़े भी हुए हैं, और उनके टेंडेंस जो हैं वो उनमें फ्रैक्चर्स हो गया है। टेंडेंस में जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर दरारें आ गई हैं, उनके अंदर वो आपस में कट गए हैं, तो उससे क्या होता है, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। हाँ जी। लीनियर फ्रैक्चर,
और मैम कंप्लीट फ्रैक्चर? कंप्लीट फ्रैक्चर है ना जिसमें हड्डी आपस बिल्कुल ही टूट जाती है, हड्डी टूट ही गई है, अंदर टूट ही गई है और उसके टुकड़े जो है वो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वो स्किन के अंदर है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, वो स्किन के वो हाँ क्लोज हाँ फ्रैक्चर के अंदर होते हैं। और जो बाहर से हाँ अगर हमें कोई गंभीर चोट लगी, हमारी स्किन भी कट गया और वो हड्डी भी टूट गई है, ठीक है, एक वो फ्रैक्चर होता ओके है। मैम। और ये कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि हड्डी टूट गई है लेकिन वो स्किन के अंदर है और वो टूट गई है, बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है, उसे कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। और इनकम्प्लीट उसमें कहीं कहीं से दरारें आ गई हैं, उसके टेंडन्स में कहीं कहीं से, हमारे लिगामेंट्स में, टेंडन्स में कहीं कहीं से दरारें आ गई हैं और उसको इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है। लीनियर फ्रैक्चर हाँ, अस्थिभंग जो कि हड्डी के लंबे अक्ष के समांतर। समानांतर है। हाँ, ये लीनियर समानांतर फ्रैक्चर है। क्या होता है? ये लीनियर फ्रैक्चर होता है, इसमें हड्डी तो जुड़ी हुई है लेकिन फ्रैक्चर कैसा है, इसमें क्रैक हो गया है, हल्का सा क्रैक आ गया है बस। पेन उतना ही होगा उसमें, और पूरी हड्डी टूटने जितना पेन ना हो, लेकिन इसमें भी पेन होगा। और इसमें क्या होगा, उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी, धीरे से, धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगी। अगर कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ तो एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी, और लीनियर फ्रैक्चर है तो उसमें हल्की सी बाल बराबर दरार आएगी, हमारे बोन के अंदर सिर्फ बाल बराबर दरार आएगी, तो उसको कहते हैं क्रैकनेस आ गई, हल्की सी क्रैकनेस आ गई, या लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं उसे। हाँ जी। हाँ मैम, धीरे धीरे फूलता जाता है। हाँ, वो धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग आएगी, हम सोचेंगे दर्द वैसे ही हो रहा है, क्या पता मसल्स पेन हो, हम उसको जैसे ही गर्म पानी से सेकेंगे तो वो तुरंत ही स्वेल हो जाएगा। लीनियर फ्रैक्चर में धीरे धीरे स्वेलिंग आएगी, लेकिन कई बार स्वेलिंग नहीं भी आती पर पेन बहुत होता है, कई बार स्वेलिंग नहीं आती, किसी की स्किन में स्वेलिंग नहीं आती कई केसेस में, लेकिन पेन उतना ही होता है, और ये एक्सरे से ही पता चलता है। और अगर उसको बांध के रख देंगे कुछ दिनों के लिए और डाइट को पर ध्यान देंगे तो वो हमारा अपने आप भी ठीक हो जाएगा, बस उसको बांध के रखना होता है उस जगह को। मैम एक ओके बार मैम। क्या हुआ कि मेरे स्कूल में बच्चे का ना पेड़ से गिर के यहाँ से ये चीज, हाँ, ये वाली हाँ बिल्कुल जी। बाहर निकल गई एकदम ऐसे। ओ, तो मतलब उसने शरारत कर रहा था तो उसने दिखाया नहीं, मैं क्या देखो क्या है, तो ये वाला पोर्शन मैम बिल्कुल बाहर हाँ, है। और तो बच्चे की मुझे हालत लगा देखो। हाँ मुझे लगा कि शायद डॉक्टर जो है वहां तक, ये हड्डियां बहुत जल्दी सेट होती है ना, हाँ, हाँ, तो मैंने उसका हाथ सीधा करके और उस ये वाले पोर्शन को ऐसे सीधा किया और दुपट्टे से बांध दिया। हाँ, और तब सबसे अच्छा डॉक्टर के, किया, हाँ तब सबसे डॉक्टर के यहाँ हाँ, लेके गए। ये आपने बहुत अच्छा किया, यही फर्स्ट एड होती है, पता चल जाता है। तो हमारे ये किसी के पास किसी की उंगली कट गई मशीन में आने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, कटी हुई उंगली को उठाया और वापस और रख के उसको गीले कपड़े से बांध दिया बस। हाँ 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 वो हाँ हाँ, मिट्टी लगा के उसको गीला करके मिट्टी लगाई, उसको गीले कपड़े से बांध दिया, और हाँ उसके हाँ, बाद उसको डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टर ने बोला आधे से ज्यादा काम तो तुमने कर ही दिया है, यही बस पेन बोला था किलर उन्होंने खाओ अभी। हाँ, कि ज्यादा लंबे समय में इसको सही जगह फिट करना मुश्किल होता। मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जो हमारे टिश्यूज और लिगामेंट्स होते हैं ना, ऊतक होते हैं, और जो सेल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं और उनमें हवा बबल्स बन जाते हैं, फिर वो वहां पे डेड हो जाते हैं, फिर उसको ठीक करने में टाइम लगता है क्योंकि खून गर्म है, खून का प्रवाह गर्म है, और अभी उनमें जान होती है वो हमारे मसल्स में, तो वो तुरंत अपनी जगह पकड़ लेते हैं। यस मैम यस। तो ये अस्थि भंग वाला ही हुआ ना मैम? हाँ, अस्थिभंग वाला ही हुआ है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये अस्थिभंग वाला ही। अस्थिभंग मतलब फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, हिंदी में हाँ हम नहीं, इसको अस्थिभंग बोल देते हैं। दो तरह का था ना इसमें, एक ओपन विवृत हाँ, और ये एक ये ओपन तो। वाला, ये ओपन वाला था क्योंकि उसमें हड्डी आपको दिख रही थी ना, मांस भी फट गया था, मांस क्रैक हो गया था, मांस स्किन से, हड्डियों से लगो तो हड्डी बाहर निकली दिखाई दे रही थी आपको। यस मैम। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हम्म, अस्थिभंग जिसमें अस्थिभंग रेखा हड्डी के लंबे अक्ष के संपूर्ण। समकोण पर होती है। हम्म, ये भी ये भी अब्लिक फ्लेक्स लीनियर ये भी लीनियर फ्रैक्चर जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, हड्डी उसके हड्डी की लंबाई के बराबर हो जाते हैं इसके अंदर फ्रैक्चर। मान लो हमारी इतनी हड्डी लंबी है तो इसी के इतना ही लंबा फ्रैक्चर होगा, इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। हाँ जी। अब्लिक फ्लेक्चर अस्थिभंग जिसमें अस्थिभंग रेखा हड्डी के लंबे अक्ष को
तिरछा करती है। हाँ, जैसे ये हड्डी ये है लेकिन ये तिरछी कट गई, इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों ने पढ़े, कुछ ऐसा उसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, या हमने जितना आज का पढ़ा है उसमें कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आया?